नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फंड की दुनिया में। हमारी मॉक सीरीज का सफर अब आगे बढ़ चुका है। अब बारी है चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड की। यहाँ आपके सामने होंगे 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके होंगे यहाँ पर क्लियर आंसर और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। इस सीरीज का फायदा तो अब साफ है, पूरा चैप्टर का इसमें कवरेज हो जाता है, एग्जाम जैसी प्रैक्टिस भी हो जाती है और नोट्स बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सारे सवाल सीधे एनएसएम बुक से ही लिए गए हैं। बस आपको इतना करना है, सवाल और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने रियल लाइफ सिचुएशन से उसे जोड़कर देखना है। जैसे आप जोमेटो से खाना मंगाते हैं या घर में पूरे महीने की राशन भर लेते हैं या स्कूटर खरीदते हैं या बड़ा घर आपको चाहिए होता है या सैलरी अकाउंट बनाते हैं या आप सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे कनेक्ट होते रहेंगे, एग्जाम आपको आसान लगने लगेगा और फर्स्ट डिवीजन तो पक्का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, अ म्यूचुअल फंड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स, और बी प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, या सी कंपनी इशूइंग शेयर, या डी टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो भैया इसका आंसर होगा बी, अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड खुद एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक इन्वेस्टिंग करने का एक तरीका है। अब कैसा तरीका है भाई? वो थोड़े 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 पैसे करके एएमसी जो है सबसे पैसा पूल करके जो है शेयर बॉन्ड में या मनी मार्केट में पैसा लगाती है, ठीक है। और इस प्रकार वो इन्वेस्टर को उससे प्रॉफिट कमा के प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो उससे उससे क्या फ़ायदा होता है भाई? भाई इन्वेस्टर को एक फंड मैनेजर फोकट में मिल जाता है, फोकट में तो नहीं मगर मिल जाता है, थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा वो मैनेज कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे हम शेयर बाजार में डायरेक्ट तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, उसमें बड़ा खतरा होता है, बहुत सारी जानकारी चाहिए। तो हम म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसी प्रकार का प्रश्न होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं। आपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, देखो क्या बोल रहा है। When we say investing in mutual fund, technically it means, क्या है ये? Investing in fixed deposit, investing through mutual fund scheme into securities, या C giving loan to AMC, या D buying debenture directly। तो क्या होगा इसका आंसर? पिछला याद करो। इसका आंसर होगा इन्वेस्टिंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन टू सिक्योरिटीज, यानी हम इनडायरेक्टली जो है सिक्योरिटीज खरीदते रहते हैं, यानी कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगला प्रश्न है, द ट्रू वर्थ ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज कॉल्ड, यानी कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत, तो ट्रू कीमत, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनिट कैपिटल, या बी नेट एसेट वैल्यू एनएवी, या सी एक्सपेंस रेशियो, या डी डिविडेंड। तो क्या कहेंगे भाई इसको? जो प्रति यूनिट की कीमत को हम कहेंगे एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। अब एनएवी क्या होती है भाई? एनएवी होती है स्कीम की एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो उसने सबको बेच रखी हैं, टोटल यूनिट्स, ठीक है। तो एक्चुअल यूनिट प्राइस जो है एनएवी हमें बताता है, और ये रोज बदलती है, यानी कि डेली डेली की एनएवी आपको घोषित करना पड़ेगा। जब डेली डेली की एनएवी बदलेगी तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी डेली डेली बदलेगा। अब अगला प्रश्न है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि AUM ऑफ स्कीम इज कैलकुलेटेड एज, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए एनएवी डिवाइडेड बाय यूनिट्स, या बी एनएवी इनटू टोटल यूनिट आउटस्टैंडिंग, या सी डिविडेंड इनटू एनएवी, या डी एक्सपेंस इनटू
एनएवी। तो इसको आप गौर से देखेंगे तो आपका आंसर तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है बी, एनएवी इंटू टोटल यूनिट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जो आज की एनएवी होगी उसको अभी तक बाहर जितनी भी टोटल यूनिट हमने बेची हैं, म्यूचुअल फंड ने बेची हैं, उनको गुणा करके, उनको इनटू करके टोटल एमयू यानी कि म्यूचुअल फंड का साइज समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ स्कीम हैज प्री डिसाइडेड मैच्योरिटी एंड कंपल्सरी लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज? तो क्या वो हाइब्रिड फंड है, या बी ओपन एंडेड फंड है, या सी क्लोज एंडेड फंड है, या डी ईएलएसएस है? तो भैया वो होगा क्लोज एंडेड फंड, सी क्लोज एंडेड फंड। अब क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं? वो एनएफओ में बेचे जाते हैं और उनका जो है फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है, लेकिन वह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग उसकी अनिवार्य है ताकि इन्वेस्टरों को एग्जिट करने का मौका मिले। अगला प्रश्न है, इन क्लोज एंडेड स्कीम व्हाई डू यूनिट मोस्टली ट्रेड अ डिस्काउंट टू एनएवी? तो डिस्काउंट में क्यों बेचेगा भाई? मजबूरी होगी ना, तभी तो बेचेगा ना बेचारा, क्या करेगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। ए, एनएवी रॉन्गली कैलकुलेटेड, बी, बायर्स हैव मेनी ऑप्शन, सेलर हैव लिमिटेड डिमांड, या सी, सेबी रूल्स मैंडेट डिस्काउंट, या डी, एएमसी चार्ज हायर एक्सपेंसेस। इसका आंसर होगा भैया, समझ गए ना, बताइए। बी, बायर्स हैव मेनी ऑप्शन, सेलर हैव लिमिटेड डिमांड। भाई सेकेंडरी मार्केट में जो भी बेचने जाएगा, भाई क्लोज एंडेड स्कीम है, उसका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई तो यानी आपकी मजबूरी हो गई, यानी आप सेलर हैं, सेलर की मजबूरी और बायर की बल्ले बल्ले। बायर कहेगा मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है भाई, तो 100 का 96 में देता है तो बता, ठीक है। तो ये क्या होता है, मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सेबी इंट्रोड्यूस कैटेगराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच ईयर? 2010, बी 2015, सी 2017, या डी 2020? तो इसका आंसर होगा 2017। भाई म्यूचुअल फंड में कैटेगराइजेशन यानी वर्गीकरण जो है इसलिए किया गया कि इन्वेस्टर को क्लियरिटी रहे और उसे कंपैरिजन आसानी से कर सके हो। पहले बहुत कंफ्यूज होता था, क्या करती थी एएमसी, अपने हिसाब से स्कीम का नाम और कैटेगरी रखती थी, इससे इन्वेस्टर को समझ नहीं आता था कि कौन सा फंड किस टाइप का है और इसका रिटर्न रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बोर्ड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम एज देयर एज पर सेबी कैटेगराइजेशन? A3, B4, C5 या D6? तो इसका आंसर है C5। 5 कैटेगरी हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। Multi-cap fund must invest minimum 25% each in A, large cap, mid cap, small cap, B, large cap, dead cap, hybrid, या C, large cap only, या D, small cap only? इसका आंसर है A, large cap, mid cap, small cap। अब मल्टी कैप फंड में इनको 25% इन तीनों में जरूरी रखना होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में यह जरूरी होता है कि आप 25% जो है इन तीनों फंड में बांट दें और बाकी के 25% अपनी मर्जी से कहीं भी आप अलोकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ लार्ज कैप फंड मस्ट इन्वेस्ट मिनिमम डैश ऑफ टोटल एसेट इन लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप फंड जो है को मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है, लार्ज कैप कंपनियों में? E 35%, B 50%, C 65%, D 80%? इसको करना पड़ेगा D 80%। लार्ज कैप फंड जो है
लार्ज कैप फंड जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करता है जिनमें स्थिरता रहती है, इसलिए ये फंड ज्यादा स्थिर माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मिड कैप फंड मस्ट इन्वेस्ट मिनिमम डैश इन मिड कैप कंपनी। पहले लार्ज कैप कंपनी था, अब मिड कैप कंपनी आ गई, ठीक है। तो ए 25%, बी 35%, सी 50% या डी 65%। तो इसका आंसर होगा डी 65%। अब मिड कैप कंपनी तो आपको पता ही है, आप जिसमें जो लिखा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, खाली बोलने पे नहीं। मिड कैप कंपनी जो है 101 से 250 के बीच की कंपनियां मिड कैप कंपनियां कहलाती है। तो मिड कैप फंड इन कंपनियों में निवेश करता है, तो इसका इसमें मिनिमम 65% इसको रखना होता है, तभी वो मिड कैप फंड कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्मॉल कैप फंड मस्ट इन्वेस्ट मिनिमम डैश इन स्मॉल कैप कंपनी। ई 35%, बी 50%, सी 65%, डी 80%। तो भाई स्मॉल कैप कंपनी में भी कितना होगा? 65%, मिनिमम 65%। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है 251 के बाद वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है। पहले 100 लार्ज कैप, ठीक है, 101 से 250 के बीच में मिड कैप, और 251 से आगे जो भी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप, ठीक है। उसके आगे भी कैटेगरी, इतना लंबा नहीं जाना। अगला प्रश्न है, अ फोकस फंड कैन इन्वेस्ट इन मैक्सिमम हाउ मेनी स्टॉक। एक फोकस फंड में मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम कितने स्टॉक रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है इसका 30 स्टॉक, सी 30 स्टॉक। फोकस फंड में जो है एकदम लक्ष्य का पोर्टफोलियो होता है, कॉन्स्टेंट का होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। उसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक रखे जा सकते हैं। अब इसमें एएमसी की मर्जी है, वो 10-15 स्टॉक भी रख सकती है, पर मैक्सिमम जो है आपको 30 स्टॉक से ऊपर नहीं जाना है। विच फंड predominantly invest in AA plus and above rated corporate bonds, minimum 80%। ए होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बी क्रेडिट रिस्क फंड, सी फ्लोटर फंड या डी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। तो इसका आंसर होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हाई क्वालिटी बॉन्ड में निवेश करते हैं, ठीक है। ये डेट कैटेगरी का सेफर, मतलब सेफ फंड होता है डेट कैटेगरी का, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो है कॉर्पोरेट में ये बॉन्ड जो है निवेश करता है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, नेस्ले कंपनी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच डेट स्कीम इन्वेस्ट मिनिमम 65% इन लोअर रेटेड AA and below corporate bonds? A gilt fund, B dynamic bond fund, C credit risk fund या D banking and PSU fund। ये ठीक पहले प्रश्न का उल्टा है, ठीक है। तो इसका आंसर है C क्रेडिट रिस्क फंड। अब क्रेडिट रिस्क फंड क्या होते हैं? क्रेडिट रिस्क फंड में ये हाई रिटर्न वाले फंड होते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, इंटरेस्ट तो हाई रिटर्न हमको मिलता है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी ये डिफॉल्ट होने के इसमें चांस मिलते हैं, इसलिए इसका रेटिंग भी तो कम है ना। अगला प्रश्न है, विच फंड इन्वेस्ट मिनिमम 80% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रॉस मैच्योरिटीज? ए क्रेडिट रिस्क फंड, बी गिल्ट फंड, सी फोल्टर फंड या डी आर्बिटाइज फंड। इसका आंसर है बी गिल्ट फंड। इसका आंसर है बी गिल्ट फंड। गिल्ट फंड में क्या होता है, गिल्ट फंड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। अच्छा, इसमें क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रिस्क जो है हमेशा बना हुआ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इन्वेस्टमेंट इन डेट
must be between A 10 to 25%, B 25 to 50%, C 50 to 70% या 70 to 90%। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 75 to 90%। कंजर्वेटिव जो हाइब्रिड फंड जो है एक सेफ है इन्वेस्टर के लिए, जिसका नाम ही कंजर्वेटिव है। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो है फंड का अलोकेशन जो है वो डेट फंड में रहता है। इक्विटी में इसका रहता है, लेकिन बहुत छोटा सा थोड़ा सा अमाउंट जो है इक्विटी में डाल के रखते हैं। अगला प्रश्न है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मस्ट इन्वेस्ट मिनिमम डैश इन इक्विटी, ए 25%, बी 40%, सी 65% या डी 80%। तो इसका आंसर होगा, जब एग्रेसिव है तो एग्रेसिव मतलब इक्विटी में यह मिनिमम 65% इन्वेस्ट करता है, क्योंकि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इसलिए अगर प्योर इक्विटी होता तो ये 80 to 90% करता। ठीक है, तो 65% यह इन्वेस्ट करता है, हाइब्रिड फंड है। ठीक है, लेकिन एग्रेसिव है और यह लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर लेता है। अगला प्रश्न है, रिटायरमेंट फंड हैज अ मिनिमम लॉक इन ऑफ ए 3 years, बी 5 years और टिल रिटायरमेंट एज विच एवर अर्लियर, या सी 7 years या डी 10 years। तो रिटायरमेंट फंड काय के लिए होगा? सबसे पहले रिटायरमेंट फंड जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा फंड जो है इकट्ठा करने के लिए होगा। तो इसका आंसर होगा टिल रिटायरमेंट। ठीक है, बी 5 years और टिल रिटायरमेंट एज। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ फंड ऑफ फंड्स FOF मस्ट इन्वेस्ट मिनिमम डैश इन द अंडरलाइंग फंड, ए 50%, बी 65%, सी 80% या डी 95%। तो इसका आंसर होगा डी 95%। अब फंड ऑफ फंड क्या होता है कि फंडों का फंड, तो फंडों का फंड जो है हमेशा क्या करता है, वो डायरेक्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता, वो जितने भी म्यूचुअल फंड है उनमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जो अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देते रहते हैं। ठीक है, उनमें वो इन्वेस्ट करके वहाँ से इनकम जनरेट करके अपने इन्वेस्टरों को देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेबी इंट्रोड्यूस ESG इन्वेस्टिंग एज सेपरेट सब कैटेगरी अंडर ए डेट स्कीम, बी हाइब्रिड स्कीम, सी इक्विटी थेमेटिक स्कीम या डी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। तो इसका आंसर होगा भैया इक्विटी थेमेटिक स्कीम। ESG फंड्स यानी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र में काम करता है, इन्वायरमेंटल में, सोशल में, गवर्नेंस का ये फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसा देखो आजकल सुजलॉन एनर्जी चल रहा है, सोलार वाला खूब चल रहा है। ठीक है, टाटा रिन्यूएबल एनर्जी का बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इसने एक सब कैटेगरी इसमें बना रखी है। ठीक है दोस्तों, ये थे चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड के 21 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस भी पूरी, अब तैयारी और मजबूत हो गई है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 3 के 21 मॉक क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन को पक्का बनाइए। हाँ, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फंड की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय ज्ञान।